नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आपको अच्छे से पता है, क्लास हमारी ये कंटिन्यू आगे बढ़ती रहेगी। अच्छे से समझते रहो। सबसे पहले तो हम जो आपको गृह कार्य दिया था उस पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको 5 प्रश्न दिए थे हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय से संबंधित। सबसे पहला प्रश्न है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। तो जैसे का मैंने आपको बताया था, संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। किसी राज्य विशेष की कामकाज की जो भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा तो राष्ट्रभाषा है। किसी राज्य विशेष में कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वह उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों को स्पष्ट करें तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगर बात करी जाए यहाँ कुल वर्णों की, तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो अगर बात करें यहाँ पर व्यंजनों की, तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना, कुल व्यंजनों की मैं यहाँ कह रहा हूँ तो ये 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन कैसे कैसे होते हैं इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, इसको हमें 3 भागों में बांट के समझा चुका था। 3 भागों में कैसे बांटा था? का से लेकर माँ तक कितने थे? 25 वर्ण, जिनको हमने क्या कहा था? स्पर्श व्यंजन कहा था। जिनको हमने क्या कहा था? स्पर्श व्यंजन कहा था। इसके बाद में दूसरा मैंने आपको बताया था, इसके बाद में जो 4 होते हैं ये कितने होते हैं? 4। इनको क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या होते हैं ये? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है आपको। और पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो पंचम वर्णों में कौन कौन से आ गए ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। पंचम वर्ण में अंग, या, अणे, न और में वो आ जाते हैं जो कैसे में आ चुके हैं। और तीनों से और है, ये कितने हो गए? 4। इनको क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म या संघर्षी कहलाते हैं। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कुल व्यंजन और कुल वर्णों में अंतर है, जिसका ध्यान रखना। अब देखो, वर्ण को हम 2 भागों में बांट देते हैं। वर्ण को कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में। 2 भागों में कैसे बांट देते हैं? एक तो स्वर और एक व्यंजन। वर्ण भी हो गए, इसके 2 भेद कर दिए। मूल रूप से 2 भेद हैं, ये ध्यान रखना। कौन कौन से? एक तो स्वर और एक क्या होगा? व्यंजन। अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, प्रत्येक स्वर वर्ण हो सकता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ण स्वर या व्यंजन नहीं हो सकता। समझ में आया? दोबारा से समझो। प्रत्येक स्वर वर्ण हो सकता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ण स्वर या व्यंजन हो ये आवश्यक नहीं। कैसे? मान लो मैंने कहा अ, अब ये अ क्या है? वर्ण है, लेकिन ये व्यंजन है क्या? नहीं, स्वर है। अब मैंने लिख दिया क, अब का वर्ण है या नहीं है? वर्ण है, लेकिन ये स्वर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन प्रत्येक स्वर वर्ण हो सकता है। ए को हम स्वर कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं। कै को हम व्यंजन कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं। तो स्वर और व्यंजन वर्ण के 2 भेद होते हैं, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब पंचम वर्णों का क्रम निश्चित करें तो जो पंचम वर्णों का क्रम होता है इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। पंचम वर्णों के क्रम में सबसे पहले आता है कै वर्ग का पंचम वर्ण अंग। इसके बाद में च वर्ग का पंचम वर्ण या, ट वर्ग का अणे, त वर्ग का ने और प वर्ग का में। ये क्रम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये क्रम कई बार पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब संयुक्ताक्षरों को समझाएं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं आपको अच्छे से पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। संयुक्ताक्षर में 6, त्रय, ज्या,
और स्र ये आते हैं। अब आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, जो 6 बनता है ये किससे मिलके बनता है? अधूरा क और पूरा स से मिलके बनता है। त्रय बनता है ये किससे मिलके बनता है? अधूरा तय और पूरा र से मिलके बनता है। ज्या बनता है अधूरा जा और इया से मिलकर, और जो स्र बनता है अधूरा तालव्य से और र से मिलके बनता है। तो इनका भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करी जाए स्पर्शी व्यंजनों को समझाएं, तो स्पर्श और स्पर्शी व्यंजनों का विशेष ध्यान रखना है। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं। बात करी जाए अगर स्पर्शी व्यंजनों की, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात मैं आपको बार बार बताता हूं, स्पर्श और स्पर्शी में अंतर होता है। स्पर्श और स्पर्शी में अंतर होता है। स्पर्शी कौन से होते हैं? क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रारंभ के चारों वर्ण, के प्रारंभ के चारों वर्ण ये क्या कहलाते हैं? स्पर्शी कहलाते हैं। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। इनकी संख्या कितनी है? 16, क्योंकि प्रारंभ के चारों वर्ण मतलब 4 वर्ग हैं, 4 वर्ण हैं, 16 हो जाएंगे। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब आप बात करेंगे इसके बाद में आगे की। तो देखो, हमने स्वर और व्यंजनों को अच्छे से समझ लिया था, उनकी परिभाषा लिख ली थी, उनकी संख्या लिख ली थी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो तो 44 होती है। कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या 52 कैसे कैसे होती है इसकी भी हम बात कर चुके थे। ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण की। अब इनको हम वर्गीकरण के आधार पर बांटेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो विशेष ध्यान रखना, वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भाग हो जाते हैं इसके? कितने भागों में बांट दिया जाता है? 5 भागों में। तो 5 भाग कौन कौन से होते हैं ये भी विशेष ध्यान रखना है। कितने भेद कर देंगे इसके? 5 भेद कर देंगे। सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। सबसे पहला जो भेद कर दिया जाता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। और उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कह देते हैं? उच्चारण अवधि के आधार पर कह देते हैं। क्या होता है? उच्चारण अवधि के आधार पर। दूसरा इसका हम जो भेद कर देते हैं वो किसके आधार पर होता है? तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। दूसरा जो भेद होता है वो होता है किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। दूसरा भेद किसके आधार पर होता है? ओष्ठाकृति के आधार पर। तीसरा इसका हम जो भेद करते हैं वो किसके आधार पर हो जाता है? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। किसके आधार पर होगा? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा इसका जो हम भेद कर देते हैं वो करते हैं मुखाकृति के आधार पर। इसे तालु की स्थिति के आधार पर भी कह देते हैं, मुखाकृति के आधार पर। और अगला जो 5वां हम इसका भेद कर देते हैं वो किसके आधार पर होता है? तो इसका भी ध्यान रखना, ये हम नासिका के आधार पर इसका भेद कर देते हैं। नासिका के आधार पर। तो ये 5 भेद हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसका भी ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना। बहुत धन्यवाद सीता देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए
तो देखिए इसे हमने वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांट दिया, इनको 5 भागों में। 5 भागों में कैसे कैसे होता है ये मैं आपके सामने लिख चुका हूं। अब हम इसको भेदों को इसके जो है पढ़ेंगे। तो देखो यहां अच्छे से समझना, वर्गीकरण के आधार पर जो हमने इनको बांटा है तो कैसे कैसे करेंगे तो आगे समझना। अब मैं इसको जैसे उच्चारण अवधि के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर कितने भेद कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है, क्योंकि यहाँ एक कन्फ्यूजन आती है। कुछ विद्वान 2 भेद बताते हैं, कुछ 3 बताते हैं। हिंदी व्याकरण में आप पढ़ रहे हो तो 2 भेद करने हैं, संस्कृत व्याकरण में पढ़ रहे हो तो इसके 3 भेद करने हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार 2 भेद होते हैं, एक तो होता है लघु स्वर और दूसरा क्या होता है दीर्घ स्वर। ये किसके आधार पर है, हिंदी व्याकरण। संस्कृत के आधार पर तीसरा भेद हो जाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वह है जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। अब बात करेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर तो 3 भेद, ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भेद होते हैं। एक तो वे स्वर जिनमें होंठ गोल हो जाते हैं, जिन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, वृत्ताकार स्वर। और दूसरा भेद होता है अवृत्ताकार स्वर, जिनके उच्चारण में होंठ गोल नहीं होते, अवृत्ताकार स्वर। किसके आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। बात करें जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर तो 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, दूसरा भेद होता है मध्य स्वर और इसका तीसरा भेद होता है पश्च स्वर। अग्र, मध्य और पश्च स्वर ये किसके आधार पर है, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। बात की जाए मुखाकृति के आधार पर तो 4 भेद होते हैं। एक तो होता है समृत स्वर, समृत स्वर, श्री राम सॉरी। दूसरा होता है अर्ध समृत स्वर, समृत, अर्ध समृत स्वर। तीसरा भेद होता है इसका विवृत स्वर। ये किसके आधार पर है, मुखाकृति के आधार पर। और चौथा भेद होता है अर्ध विवृत स्वर। ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इनको आप भूल जाते हो। बिल्कुल नहीं भूलोगे महेंद्र कुमार मीणा जी, बिल्कुल आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के हिसाब से ये महत्वपूर्ण और उपयोगी है। बिल्कुल बिल्कुल राठौड़ जी, यही है, आप जो भी पढ़ रहे हो यही है सब कुछ। आराम से इसको पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं, 0 स्तर से लेके बड़े स्तर तक लेके चल रहा हूँ। विषय ध्यान रखना, ठीक है ना। गीता देवी जी क्लास का समय 3 से होता है, 3 बजे से क्लास चलती है, ये डेली रेगुलर क्लास चल रही है, 3 बजे से इसका टाइम होता है, ठीक है ना। देखिए आगे, नासिका के आधार पर कितने भेद हैं, 2। एक तो होता है निर्नुनासिक और एक होता है अनुनासिक, निर्नुनासिक और दूसरा भेद है अनुनासिक। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमने स्वरों का क्या कर दिया, वर्गीकरण। वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांट दिया। बिल्कुल सोनू जी, बिल्कुल आपके लिए भी उपयोगी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कितने भेद कर दिए, इसके 5। वर्गीकरण के आधार पर जो 5 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये मैं आपके सामने लिख चुका हूं। इनको आराम से आप स्क्रीनशॉट लो या लिखना चाहो या देख के बाद में भी लिख सकते हो, विशेष ध्यान रखना इनका। अब बात करेंगे अब एक एक से। हाँ बिल्कुल मणिपाल जी, बिल्कुल महिपाल जी, नहीं भूलोगे। मैं आपको अभी इस तरीके से समझाऊंगा कि हमेशा के लिए याद रहेंगे, रटना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल रेखा पटेल जी उदाहरण भी देंगे इसके, बिल्कुल ना घबराएं। सबसे पहले बात करेंगे हम किसके आधार पर, सबसे पहला भेद किसके आधार पर है, आधार पर है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। इसको ही हम क्या कह देते हैं, उच्चारण अवधि। अवधि माने होता है समय या सीमा। उच्चारण अवधि के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर। और उच्चारण अवधि के आधार पर जैसा कि आपको पता है हिंदी व्याकरण में हम इसके 2 भेद करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल स्लाइड दिखाता हूं, ये लो, आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बिल्कुल पुरुषोत्तम गुर्जर जी, बिल्कुल उपयोगी है। बिल्कुल मदन जी पढ़ाएंगे, क्यों नहीं, सब कुछ पढ़ाएंगे, समझना अब इसको, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला जो भेद है
वो किसके आधार पर है? उच्चारण अवधि। दो चीज होती हैं, देखो, एक तो अवधि लघु ही आती है इसमें, एक में आती है दीर्घी। अब देखो अंतर क्या है, अवधि क्या है? बड़ी होती है भाषा और कम है समय सीमा। तो छोटी मतलब समय सीमा, बड़ी भाषा होती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो उच्चारण में लगने वाले समय या उच्चारण अवधि के आधार पर दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका था, दो भेद कौन कौन से होंगे? हिंदी व्याकरण के अनुसार समझना, मैं पहले कह चुका हूं, संस्कृत में अगर भेद करोगे इसके तीन होंगे। कौन कौन से? लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हम समझेंगे तीनों, ध्यान दो रख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला इसका जो भेद होगा वो कौन सा होगा? लघु स्वर। अब लघु स्वर कौन से होते हैं, किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं लघु स्वर? ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। लघु स्वर, लघु का मतलब क्या है? छोटा, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें लघु स्वर कहते हैं। तो लघु का मतलब क्या है? छोटा, कम। तो यहां पर मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, क्या कहलाते हैं? लघु स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? लघु स्वर कहलाते हैं। अब कौन कौन से होंगे लघु स्वर, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। लघु स्वरों में अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से होंगे, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। जैसे, कोई बात नहीं रवि यादव जी, पहला दिन है, भले ही आपका अभी हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय ही चल रहा है, स्वागत, अभिनंदन है आपका। तो देखिए अब कम समय किसके उच्चारण में लगता है? ए, ए, उ और री, इन्हें क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात करें अगर इसके अन्य नामों की, तो विशेष करके मैं लिख रहा हूं, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं पहले कह चुका, फिर कह रहा हूं कि इसको जीरो स्तर से लेके अंतिम स्तर तक लेके चलेंगे, हर चीज को क्लियर करते चलेंगे, जिससे कि आपको कोई समस्या ही ना रहे। देखो, तो विशेष क्या है? इनको हम और क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हीं को हम हिरस्व स्वर। अब देखो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं हिरस्व, हिरस्व नहीं होता, हिरस्व होता है, री नहीं र होता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? हिरस्व स्वर। इन्हें मूल स्वर, इन्हें हिरस्व स्वर, और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? इनको हम लघु, मूल, हिरस्व, हिरस्व या एक मात्रिक स्वर भी कह देते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? क्योंकि एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे कारण के सहित, कैसे पढ़ेंगे? कारण के सहित पढ़ेंगे। अब इनको मूल स्वर क्यों कहते हैं? इनको आपने नाम दिया मूल स्वर। हाँ बिल्कुल, रीड फर्स्ट लेवल में भी चल रहा है, बिल्कुल भी ना घबराएं, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से पढ़ना है। ध्यान पूरा आपको यहाँ पढ़ने में होना चाहिए, ठीक है ना। देखो क्यों कहते हैं इनको मूल स्वर? इनको मूल स्वर कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि इनके ही सारे स्वरों का निर्माण हुआ है, इनके द्वारा ही सभी स्वरों का निर्माण किया गया है। कैसे किया गया है? जैसे मैंने कहा ए, ई, उ और री। री तो ये किस लिए प्रयोग की जा रही है? क्योंकि संस्कृत भाषा का कोई भी शब्द जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहा है, री से युक्त है, तो वो तत्सम का होता है। इसलिए हिंदी में अगर री का उच्चारण करोगे तो रै पे लघु ई लगा के करोगे। किसी भी शब्द में आपको री जुड़ी मिल जाए तो याद रखना वो संस्कृत का शब्द होगा, तत्सम शब्द ही होगा, ये भी ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना, जैसे ए, ई, उ और री, अब इनको मूल स्वर क्यों कहते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा मूल पुरुष। अब मूल पुरुष आप किसको कहते हो? मनु को, क्योंकि सारे मानव किससे बने हैं? मनु से।
तो मूल पुरुष कौन हुआ? मनु हुआ। ऐसे ही सभी स्वर किससे बने हैं? इनसे ही बने हैं। ए और ए मिलके क्या बना? आ बना। ई और ई मिलके क्या बनी? ई मिली बनी। ऊ और ऊ मिलके क्या बना? ऊ बना। ए और ई मिलके क्या बने? ए बने। ए और ई मिलके क्या बना? ए। ए और ऊ मिलके क्या बना? ओ। ए और ए मिलके क्या बना? आई। ए और ओ मिलके क्या बना? औ। बताइए इन्होंने किसी और का सहयोग लिया क्या? खुद ने ही सारे स्वर बना लिए? नहीं बना लिए। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? मूल स्वर कहेंगे, क्योंकि सभी स्वरों के निर्माण में मूल कौन है? ये मूल है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। ह्रस्व क्योंकि ये छोटे होते हैं इसलिए ह्रस्व कह देते हैं, और इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए ध्यान रखना एक मात्रा का समय लगने के कारण इन्हें एक मात्रिक कहते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है फिर बता रहा हूं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर के कितने भेद होते हैं, तो उत्तर 2 देना है। एक तो कौन सा स्वर होगा? लघु स्वर। एक होगा दीर्घ स्वर। अगर आपसे संस्कृत में पूछता है कि संस्कृत व्याकरण में स्वर के कितने भेद हैं, तो आपको उत्तर 3 देना है। तीसरा भेद होता है प्लुत स्वर। जैसे हम क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। तो इस ओम के उच्चारण में ओ को कितनी बार बोला जाता है? कुछ विद्वान इसको क्या बता देते हैं? ओ बता देते हैं, जो गलत है। ये ओ नहीं होता, ये संख्या का 3 होता है। क्या होता है? संख्या का 3 होता है। अब ओ को कितना खींचा जाएगा? जितना इसको 3 बार बोला जाता है। ओम। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। क्योंकि स्वरों में क्यों रखा इसको? शब्द क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसके उच्चारण में जो हमारी ध्वनि है वो उसके टुकड़े नहीं होते। इसके टुकड़े नहीं होते, इसलिए ये स्वर में आ जाता है, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि हिंदी वर्णमाला में आपसे पूछे कि स्वर के कितने भेद हैं, उत्तर आपको 2 देना है। समझना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आपसे पूछ रहा है कि उच्चारण अवधि के आधार पर कितने भेद हैं, तो आपका उत्तर 2 होना चाहिए। एक तो लघु स्वर, दीर्घ स्वर। विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर हमने इन्हें मूल स्वर भी कहा, ह्रस्व स्वर भी कहा और एक मात्रिक स्वर भी कहा है। इसका ध्यान रखना। अब बात करेंगे इसके बाद में किसकी? दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, इससे भी आपको अच्छे से समझना है। देखिए, दूसरा है इसके बाद में दीर्घ स्वर। दूसरा भेद कौन सा है? दीर्घ स्वर का होता है। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में ज्यादा समय लगेगा, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना? दुगना समय लगता है, अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है। अर्थात और भी इसमें जोड़ना चाहो तो इसमें ऐसे और जोड़ सकते हो, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें और कैसे लिख सकते हो इसको? अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर
कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या लघु स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगना समय लग रहा है। कैसे? बोल के देखो, अ और आ, ए और ई, उ और ऊ, इस प्रकार से। अब देखो यहां पर भी एक बात ध्यान रखना है, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये किससे मिल रहे हैं, ये किससे मिलके बन रहे हैं, ये मिलके बन रहे हैं समान स्वरों से, इसलिए इनको क्या कह देते हैं, सजातीय स्वर कह देते हैं। ये किसमें माने जाते हैं, समान जाति के स्वरों से मिलकर बनने के कारण सजातीय कहलाते हैं। और ये किससे मिलकर बनते हैं, विपरीत जाति के स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको क्या कह देते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। अब इसमें भी एक जो आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, ए, ऐ, ओ और औ, अब इनमें भी एक आपको जरूरी बात ध्यान रखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, ए या आ के बाद में ई या ई से मिलके क्या बनेगा, ए। कुछ कहते हैं कि ए के बाद में ई आएगा तो ए, आ के बाद में दीर्घ आएगी तो आई। ऐसा नहीं होता है, विशेष ध्यान रखना। ए या आ के बाद लघु ई या दीर्घ ई आए तो ए बनेगा, ए या आ के बाद में ए या आई आने से आई बनेगा, और ए या आ के बाद में लघु उ या दीर्घ उ के मिलने से क्या बनेगा, ओ बनेगा, और ए या आ के बाद में ओ या औ के आने से क्या बनेगा, औ बनता है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सुजीत कुमार जी, बहुत उपयोगी है ये आपके लिए, इस तरह से ध्यान से समझना है इसको, हर महत्वपूर्ण टॉपिक आपको इसमें समझना है, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब ये जो दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ उ है, ये किससे मिलके बन रहे हैं, समान जाति के स्वरों से, इसलिए इनको क्या कहेंगे, सजातीय कहेंगे। और जो विपरीत जाति के स्वरों से मिलकर बन रहे हैं, इसलिए इनको विजातीय कहेंगे। अब देखो, ए और ए मिलके आ बना तो समान था, ए आ के बाद ई आई तो ये असमान स्वर हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना, ये किस में आएंगे, विजातीय में आएंगे। तो इसको आराम से समझ सकते हो, ध्यान रखना। तो सजातीय और विजातीय दोनों बात समझ आ गई होंगी, विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे, इन दोनों में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। हर चीज आपको मैं लिखा भी रहा हूं, साथ के साथ विस्तार से समझा भी रहा हूं। बहुत ज्यादा जल्दी हमें यहां करनी नहीं है, बड़े धीरे धीरे आराम से समझना है। तो ये कौन से हो गए, किसके आधार पर हो गए, उच्चारण में लगने वाले समय या उच्चारण अवधि के आधार पर, ठीक है ना। अगर यहां ऐसे दे दे, आपसे पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, हिंदी वर्णमाला में स्वर के कितने भेद हैं, तो ध्यान रखना किसके आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण अवधि के आधार पर उत्तर आपको 2 देना है। कुल भेद कितने हैं, ऐसे लिखता है कुल, तब उत्तर इसका 3 होगा, और तीसरा भेद प्लुत स्वर होगा। लेकिन संस्कृत में आपको इसके भेद 3 ही बताने हैं, क्योंकि प्लुत स्वर संस्कृत में होता है, 3 भेद उस आधार पर करने हैं, ये भी ध्यान रखना विशेष रूप से। तो ये किसके आधार पर हुए, लघु स्वर, दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय लगा उन्हें लघु स्वर कहा गया, जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगा उन्हें दीर्घ स्वर कहा गया। किसके आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर। अब इसके बाद में दूसरा भेद किसके आधार पर होता है, उसका भी ध्यान रखना है। तो दूसरा भेद है ओष्ठाकृति के आधार पर।
किसके आधार पर है? ओष्ठाकृति के आधार पर। और ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भेद होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर भी कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखना। देखिए कौन कौन से 2 भेद हैं। तो सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है इसमें वृत्ताकार स्वर। कौन सा भेद है? वृत्ताकार स्वर। यहां पर समझना ध्यान से, कोई बात नहीं, बहुत धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझना। समझिए, इसमें वृत्ताकार स्वर, नाम से पता लग रहा होगा वृत्त के आकार के। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, बिल्कुल ये क्लास रोजाना चलेगी, बिल्कुल आरंभ से ही पढ़ा रहा हूं, 0 स्तर से ही चल रही है, ठीक है ना। बिल्कुल पूजा गुजर जी, यहां पर आप कह रहे हो कि सर लिरी और दीर्घ री ये किस में आएंगे? तो ध्यान रखना, हिंदी वर्णमाला में, समझना ध्यान से, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और संस्कृत में 13 होती है। 13 किसके आधार पर होती है? दीर्घ री और दीर्घ लिरी। दीर्घ री और ये लिरी बढ़ जाती हैं, इसलिए संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। ये संस्कृत में आएंगे, हिंदी में नहीं आते, विशेष ध्यान रखना। तो यहां पर है ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भेद है। सबसे पहला है वृत्ताकार स्वर, नाम से पता लग रहा होगा, जिनके उच्चारण में ओष्ठ मतलब होंठ कैसे हो जाएं? वृत्त के आकार के। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। तो यहां पर इसके कैसे लिखेंगे? वे स्वर। इसके लिए लिखेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ वृत्त के समान या वृत्त के आकार के लिख सकते हैं, या वृत्त के समान गोल हो जाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होंगे? तो आप बोल के दे सकते हो, बोल के देखोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि किस किस के उच्चारण में होंठ गोल हो रहे हैं। समझना इसमें। हाँ बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, बार बार आप ये कमेंट भले ही मत करो, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी व्याकरण आती हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी क्लास है। बड़े ध्यान से और धैर्यपूर्वक समझना, ठीक है ना। देखिए, तो वृत्ताकार क्या है? वृत्त के आकार के हो जाएं होंठ, ओष्ठ मतलब होंठ, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ कैसे हो जाते हैं? वृत्त के आकार के या वृत्त के समान गोल हो जाते हैं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर कहा, अ नहीं हुए, आ नहीं हुए, ए नहीं हुए, ई नहीं हुए, री इसमें भी नहीं हुए। अब मैंने कहा जैसे उ इसमें हो रहे हैं, ऊ इसमें भी हो रहे हैं। इसके बाद में मैंने ली ए, आई, ओ, औ, किन में हुए? 4 वर्णों में। कौन कौन से 4 वर्णों में होंठ गोल हुए? एक तो लघु ऊ में, एक दीर्घ ऊ में, एक ओ में, और एक किस में हुआ था? औ में। तो इनके उच्चारण में होंठ कैसे हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। गोल हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। वृत्ताकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में होंठ गोल हो रहे, इसलिए इनको वृत्ताकार स्वर कहते हैं। बिल्कुल, तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। अनूप यादव जी, इसमें दीर्घ आ नहीं आएगा। आप दीर्घ आ बोलोगे, इसमें गोल हो ही नहीं रहे। कहां हो रहा बोलो? मैंने कहा आ, तो आ में होंठ गोल नहीं हो रहे, होंगे ऊ, ओ इसमें हो रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान रखने हैं। हाँ, कुछ के कमेंट आ रहे हैं कि सर होंठ तो नहीं, गोल हमारे गाल जरूर हो गए। कोई बात नहीं, ध्यान ये रखना है कि 4 वर्ण हैं, वो किस में आएंगे? वृत्ताकार में। लघु उ, दीर्घ उ, ओ और औ। क्यों आए? मैं ये अच्छे से बता चुका हूं, क्योंकि इनके उच्चारण में ओंठ गोल हो जाते हैं, ठीक है ना। विशेष ध्यान रखो। एक चैनल जी, आपका आएगा भी नहीं समझ में इतने विस्तार से समझाने पर। आगे समझिए। दूसरा क्या है? अवृत्ताकार स्वर।
ये मुझे अच्छे से पता है कि आपके समझ में क्यों नहीं आएगा। आगे देखो दूसरा कौन सा है, अवृत्ताकार स्वर। एक तो वृत्ताकार स्वर होते हैं, दूसरा कौन से स्वर होंगे, अवृत्ताकार स्वर। मतलब ए माने नहीं, वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार के, जिनके उच्चारण में होंठ गोल नहीं होते, वृत्त के आकार के ना होकर कैसे रहते हैं, फैले रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अवृत्ताकार स्वर होते हैं। तो इसको ध्यान से समझना, मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको ये समस्या ही ना रहे। वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ, वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ वृत्त के समान गोल ना होकर, वृत्त के समान गोल ना होकर फैले रहते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ गोल ना होकर फैले रहते हैं, क्या कहलाते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अवृत्ताकार, अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से होंगे, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बाकी के स्वर, इन चार को छोड़कर बाकी सब किस में आएंगे, अवृत्ताकार में आएंगे। कैसे आएंगे देखिए, यहां पर मैंने लिखा, यहां पर ए है, मैंने लिखा दीर्घ आ है, लघु ई है, दीर्घ ई है, री है, ए है और आई है। ये सब किस में आएंगे, अवृत्ताकार में। क्यों आएंगे, तो इसको ध्यान रखना, इनमें होंठ गोल ना होकर फैले रहते हैं, जैसे ए, आ, ए, ई, री, ए, आई। कहीं गोल हुए क्या, नहीं हुए। तो जिनके उच्चारण में होंठ गोल नहीं हो वो अवृत्ताकार स्वर है, और जिनमें होंठ गोल हो जाएं या वृत्त के समान हो जाएं वो वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। तो वृत्ताकार, अवृत्ताकार ये किसके आधार पर होते हैं, ये ओष्ठों की आकृति के आधार पर, अर्थात होंठों की स्थिति के आधार पर, होंठों की आकृति के आधार पर होते हैं। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना। अब समझिए आगे, तो ये हो गए ओष्ठाकृति के आधार पर। अब आगे हम बात करेंगे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। तीसरा भेद किसके आधार पर होता है, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर होता है। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर होता है। और जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भेद होते हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, ध्यान से देना, समझना इसको। कुछ के कमेंट है कि सारी जो अनुस्वार होते हैं वो किस में आएंगे। अरे ध्यान रखना, अनुस्वार और चंद्र बिंदु हमेशा व्यंजनों के साथ जोड़े जाते हैं। ये एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बात है जिसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। अनुस्वार और जो विसर्ग होते हैं, अनुस्वार मतलब अनुनासिक अनुस्वार आ जाता है, एक तो एक विसर्ग आता है जिसे आप अंग और घ कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और हम गलती करते हैं क्योंकि हम लगाते इनको स्वरों पर हैं। जैसे हम लगाते हैं अंग और ए, और हम सोचते हैं कि ये स्वरों के साथ जुड़ते हैं। ध्यान रखना, इन्हें व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये किसका बनता है, पंचम वर्ण का, ठीक है ना। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है जिसकी चर्चा आगे बड़े विस्तार से करेंगे हम, ठीक है ना। अब बात करेंगे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला भेद होता है वो कौन सा होता है, अग्रस्वर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक तो अग्रस्वर, एक मध्य स्वर और एक कौन सा होता है, पश्च स्वर होता है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर
ध्यान देना, अग्र स्वर। तो अग्र मतलब क्या है? जिसमें जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहे वो अग्र स्वर है। जिसके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहे वो मध्य स्वर है, और जिसके उच्चारण में जीवा का पिछला भाग क्रियाशील रहे वो पश्च स्वर कहलाता है। अब देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। हमने इसके कितने भेद किए? 3। अब 3 भेद कौन कौन से होंगे ये बात भी आपको यहां बड़े ध्यान से समझनी है। देखिए, एक तो इसका भेद हो जाता है अग्र स्वर, दूसरा भेद हो जाता है मध्य स्वर, और तीसरा भेद हो जाता है पश्च स्वर। अब इसको कैसे ध्यान रखोगे? इनमें गड़बड़ हो जाती है, हम भूल जाते हैं किस में क्या आएगा। तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। बिल्कुल बीरम मेघवाल जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हो आप इसमें, ठीक है ना। देखो, देखिए यहां पर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सिर्फ मध्य स्वर की। और मध्य स्वर आता है आ। आ क्या होता है? मध्य। सॉरी, मध्य स्वर कौन सा होता है? ए होता है। ए को किस में रखा जाता है? मध्य स्वर में, क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है। जैसे मैंने कहा अ, तो इसे कहां से बोला? सॉरी, इसे कहां से बोला जाता है? जिह्वा के मध्य भाग से बोला जाता है। अब ए तो हमने इसमें ले लिया। अब आगे बात करेंगे हम अग्र स्वर की। तो अग्र स्वर किस में आएंगे? अब बात करेंगे अगर अग्र स्वर की, तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? जिसके उच्चारण में जीवा की जो अगली नोक होती है वो क्रियाशील रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? अग्र स्वर। तो देखो, लघुई, दीर्घी, अब जहां लघुई आएगी वहां री आएगी, और ए और आई ये किस में आएंगे? अग्र स्वर में। मध्य स्वर आपको पता लग गया कौन सा होता है? अ होता है। अग्र स्वर कौन कौन से होंगे? ये होंगे। अब बचा कौन सा? तीसरा बचा। इसका मतलब 3 से बनने वाले सभी किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में। पश्च स्वर कौन से स्थान पर आ रहा है? तीसरे के स्थान पर। पश्च स्वर कौन सा है? तीसरे स्थान पर है। तीसरे पर, इसका मतलब ए तो हमने मध्य में ले लिया, ए तो हमने मध्य में ले लिया। बिल्कुल ओ किस में आएगा बताऊंगा, पहले ध्यान दो। देखिए यहां पर पश्च स्वर में आएंगे 3 से बनने वाले। 3 से बनने वाला आ है, 3 से बनने वाला ऊ है, 3 से बनने वाला दीर्घ ऊ है, 3 से बनने वाला ओ है, 3 से बनने वाला औ भी है। अब आप अभी पूछ रहे थे कि सर आप ये बताइए ये किस में आएगा? तो मेरे भाई बहनों मित्रों, ये ध्यान रखना कि ये अंग्रेजी भाषा का आगत स्वर है, जिसे हम ओ बोलते हैं। अंग्रेजी का ओ है जिसे हम ऐसे लिखते हैं। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इस पे ओ ऐसे लगाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जहां हिंदी का ओ आएगा वहीं आगत स्वरों में ये आएगा। तो जहां ये आ रहा वहां ये भी आ जाएगा। इसका भी विशेष ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब कोई कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ध्यान रखना है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कौन से होते हैं? लघुई, दीर्घी, री, ए और आई। जहां ई और ई आ जाए वहां कौन सा होता है? अग्र स्वर। मध्य से क्या बोला जाता है? ए बोला जाता है। और बात करें अगर पश्च स्वर की, तो पश्च में कौन से आएंगे? पश्च स्वर तीसरे स्थान पर होता है। पश्च स्वर कौन से स्थान पर होता है? तीसरे स्थान पर। तो तीसरे स्थान पर वो आएंगे जो 3 से बनते हैं। अब 3 से कौन कौन से बनते हैं? इन सब में 3 आ रहा है, नहीं आ रहा? आगे 3 से बनने वाले सभी पश्च स्वर में आएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहां किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, इनका विशेष ध्यान रखना। अब समझो, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। और वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का
पिछला भाग सक्रिय रहता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। कैसे कैसे कहते हैं ये बात मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं और लिखा चुका हूं। अब आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। महेंद्र कुमार मीणा जी 1 घंटे की क्लास इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 15 मिनट बाद फिर दूसरी क्लास स्टार्ट होती है, इसलिए इस बीच में गैप देना पड़ता है। आप भी पानी चाय पीते हो, आपको भी समय चाहिए होता है, इसलिए 15 मिनट का जो गैप रखा जाता है इसलिए रखा जाता है। अब ये तो हमने अभी बात करी, इसके आगे की जो बात करेंगे वो अगली कक्षा में करेंगे। अब आपके लिए जो होमवर्क है उसका भी आपको विषय ध्यान रखना है। ये जो आपके प्रश्न हैं ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं, कल इस पर चर्चा करेंगे। तो देखो, इस स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। स्वरों को वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, एक तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेदों को समझाएं और वर्गीकरण के आधार पर व्यंजन के भेद कौन कौन से होते हैं। स्पर्श और स्पर्शी व्यंजन में अंतर स्पष्ट करेंगे। अर्ध स्वर के बारे में भी बताएंगे। ये सब आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए हैं। सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।